हेलो फ्रेंड्स, सिस्टम मेंटेनेंस के लेक्चर नंबर 22 में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं मॉनिटर। हम जानते हैं कि कंप्यूटर का इम्पोर्टेंस जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है मॉनिटर का होना। एक अच्छे क्वालिटी के मॉनिटर की बात हम करते हैं, और मॉनिटर अगर नहीं हो तो हम तो कुछ देख ही नहीं सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, कंप्यूटर ऑन हो रहा है, नहीं हो रहा है। मतलब कंप्यूटर में कीबोर्ड या मॉनिटर को हम कंसोल पार्ट ऑफ सिस्टम बोलते हैं। कंसोल मतलब उसके बगैर तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। भले ही आईओ पोर्ट की बात हम करते हैं तो आईओ पोर्ट में आई मीन्स कीबोर्ड और ओ मीन्स मॉनिटर, ये तो मैंडेटरी है। उसके बाद माउस भी इम्पॉर्टेंट है, प्रिंटर भी इम्पॉर्टेंट है, स्कैनर भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सब सेकेंडरी हैं। कीबोर्ड और मॉनिटर का होना बहुत ज़रूरी है हमारे सिस्टम में। तो सिस्टम यूनिट के साथ कम से कम एक मॉनिटर और कीबोर्ड होना चाहिए। आज हम मॉनिटर की टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मॉनिटर कैसे काम करता है, मॉनिटर में होता क्या है। तो मॉनिटर के लेक्चर की शुरुआत जब हम करने जा रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है डिस्प्ले स्क्रीन का डिस्कशन करना, जिसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं CRT, जिसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। ये पुराने जितने भी बड़े साइज़ के मॉनिटर हैं जिसमें ग्लास स्क्रीन लगे होते हैं, पहले के जितने भी टेलीविज़न सेट थे उनमें भी ये स्क्रीन CRT लगा होता था, और CRT मॉनिटर उनका नाम ही हो गया। अब वो बड़े साइज़ के जितने भी मॉनिटर हैं उनको बोलते हैं CRT मॉनिटर। अब CRT मॉनिटर के लॉजिक को समझने के लिए उसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर हम उसके बेसिक फंडामेंटल को समझ ही नहीं सकते। इसलिए हमारे सिलेबस में भी है और इसको समझना भी ज़रूरी है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे मॉनिटर के लिए है, जहाँ भी डिस्प्ले स्क्रीन बनाए जाएंगे जी, चाहे हमारे ATM मशीन के अंदर लगा हुआ मशीन हो, उसमें तो CRT ही होता है। उसमें टच स्क्रीन भी है तो वो CRT ही होता है। आप देखेंगे उसको गौर से। टेलीविज़न सिस्टम बहुत सारे हमारे पास हैं, मोनोक्रोम हो, कलर हो। मोनोक्रोम मतलब ब्लैक एंड वाइट, या कलर। तो इन दोनों ही हर सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका स्क्रीन। और स्क्रीन के डिज़ाइन और काम करने के तरीके को पहले हम समझ लें ताकि हमको मॉनिटर को समझने में सुविधा हो। हम जानते हैं, देखिए मेनली मॉनिटर एक एनालॉग डिवाइस है। डिजिटल प्रोसेसिंग होती है उसके अंदर, डिजिटल मॉनिटर की भी बात करते हैं, लेकिन ये प्रोसेसिंग जो है वो एनालॉग प्रोसेसिंग सिस्टम है। एनालॉग प्रोसेसिंग का मतलब है कि यहाँ पर जो भी सिग्नल हम देंगे वो डिजिटल फॉर्म में नहीं हो करके इस तरह के साइनसॉइडल वेव को हम प्रेफर करते हैं। और इस सिग्नल को कैसे प्रोसेस किया जाएगा, स्क्रीन पर इमेज क्रिएट कैसे किया जाएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डिजिटल फॉर्म में अगर कोई सिग्नल है तो सबसे पहले, अब मान लेते हैं डिजिटल में हमारे पास सिग्नल है 1000001, इसमें एक आगे भी जीरो लगा ले। तो ये एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन है इंग्लिश अल्फ़ाबेट A का। ये ASCII वैल्यू है, आप तो पता होगा, आप देख लेंगे इसको। तो ये ASCII वैल्यू है डिजिटल अल्फ़ाबेट A का। कंप्यूटर के अंदर तो ये है, कंप्यूटर के CPU की बात करें या फिर रैम की बात करें तो हर जगह हमारा, या हार्ड डिस्क की बात करें तो हमारे पास तो यही सिग्नल ये है। अब इस सिग्नल का फॉर्मेशन हमको इस रूप में कन्वर्ट करना होगा, तभी तो हम देख पाएंगे। अगर स्क्रीन पर ये फॉर्मेशन दिखने लगे तो एक सामान्य आदमी को क्या पता चलेगा ये है। ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि ठीक है, कंप्यूटर जानने के लिए आपको पूरा बाइनरी सिस्टम कोड, हर अल्फ़ाबेट के अगेंस्ट कोड को याद रखना होगा, वो संभव नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का सबसे पहले व्यवस्था सोचेंगे। अब इस डेटा को इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इसके लिए हमारे पास है कैरेक्टर मैप टेबल।
CMT, इस पर डिस्कशन आगे करेंगे। जब डिस्प्ले अडेप्टर की हम बात करेंगे तो वहाँ पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। और इस सिग्नल को इस V में पहले अरेंज कैसे किया जाए, ये महत्वपूर्ण बात है। और किसी कैरेक्टर को फोकस करने के लिए जब स्क्रीन पर है तो उसका पोजीशन भी महत्वपूर्ण है। मान लेते हैं हम ए यहाँ लिखना चाहते हैं, या यहाँ लिखना चाहते हैं, या यहाँ लिखना चाहते हैं, यहाँ लिखना चाहते हैं, यहाँ लिखना चाहते हैं, इसका पोजीशन भी तो महत्वपूर्ण है। आप कहीं भी लिख देने से तो काम चलेगा नहीं। जब हम टाइप करते हैं तो हमको एक एक लाइन का हिसाब किताब रखना पड़ता है। तो कैरेक्टर का पहले फॉर्मेशन, उसके पोजीशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम पहला डिस्कशन जो करने जा रहे हैं वो कैरेक्टर के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि आखिर स्क्रीन पर कैरेक्टर फॉर्म कैसे किया जाएगा। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो तो हम जानते हैं कि इस सिग्नल को सबसे पहले काम हम करेंगे इस फॉर्म में बदलेंगे। ठीक है, इस फॉर्म में बदलने के लिए ये जो हमारा अल्फ़ाबेट है, इस अल्फ़ाबेट को डिज़ाइन करने के लिए आपको पता है कि इस तरह का हम कैरेक्टर मैप बनाते हैं। इस कैरेक्टर मैप को इस तरह से हम डिवाइड करते हैं। और इसके सबसे छोटे पार्ट इसकी अगर हम बात करें तो सबसे छोटे एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं पिक्सेल, मतलब पिक्चर एलिमेंट। जैसे अल्फ़ाबेट में कंप्लीट कैरेक्टर की बात होती है, लेकिन जब स्क्रीन पर हम उसको डिस्प्ले करना चाहेंगे तो हमको सबसे छोटा एलिमेंट, उस डॉट का कलेक्शन करना पड़ेगा जिसको बोल रहे हैं पिक्चर एलिमेंट। एक कैरेक्टर में मैप में आप ध्यान में रखेंगे कि ये 9:7 के कॉलम में होता है। यहाँ हमने ज़्यादा बना दिया है, आप इसको मान के चलेंगे ये 9:7 में ही रहता है। अब इस तरह से इसको मिटा देते हैं और 1 2 3 4 5 6 7, इसको 8 और इसको कर दीजिए आप 9। तो 9:7 पिक्सल मतलब 63 पिक्सल में एक अल्फ़ाबेट लिखे जाते हैं। वो अल्फ़ाबेट आपके स्पेस ही क्यों ना हो, या ए हो, बी हो, सी हो, सबके लिए फिक्स साइज होता है। इसीलिए जब भी कंप्यूटर में आप देखेंगे तो आई का स्पेस जैसे यहाँ पर हमने दिखाया थोड़ा ज़्यादा स्पेस दिखेगा, जबकि बाकी सब सटे रहते हैं। कारण क्या है कि स्पेस तो सबके लिए बराबर है, आई ठीक बीच में लिखा जाएगा तो आगे पीछे ज़्यादा जगह मिल जाता है। तो कंप्यूटर और डिस्प्ले जब भी होता है तो इस कैरेक्टर मैप के आधार पर होता है। और हम कैरेक्टर मैप की बात नहीं करते हैं, हम तो एक सिंगल पिक्सल की बात करते हैं। तो ये पिक्सल कहाँ से आता है, कैसे जेनरेट होता है, इसके लिए सबसे पहले पिक्सल को डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर में या मॉनिटर में एक स्क्रीन बना होगा। हमने 2 स्क्रीन बना रखे हैं, एक मोनोक्रोम है, एक कलर है। मोनोक्रोम स्क्रीन की डिज़ाइन में फॉस्फर की जो कोटिंग होती है, फॉस्फर कोटेड है। यहाँ पर आप हमने लिख भी दिया है, स्क्रीन फॉस्फर कोटिंग, इसको इधर लिख देते हैं। फॉस्फर कोटेड, फॉस्फर कोटेड मतलब इस पूरे स्क्रीन पर एक समान फॉस्फर की कोटिंग की जाती है। और जैसे पूरा स्क्रीन हमारा वाइट है तो इस तरह की कोटिंग हम कर देंगे। तो सिंगल कलर के भी फॉस्फर लगाए जाते हैं। और अगर कलर का स्क्रीन बनाना है तो हमारे पास 3 प्राइमरी कलर हैं जो हम जानते हैं कि रेड, ग्रीन और ब्लू, ये 3 प्राइमरी कलर हैं। इन्हीं तीनों कलर को आप देखेंगे यहाँ पर अरेंज किया गया, सीक्वेंशियल अरेंज किया है, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू। इस तरह से स्क्रीन बनाए जाते हैं। इसकी भी इतिहास बहुत पुरानी है, उसमें जाने की हमको ज़रूरत नहीं है। हम ये मान के चलेंगे कि हमारा पूरा स्क्रीन जो कलर डिस्प्ले होता है उसमें इस तरह से रेड ग्रीन ब्लू के कोटिंग की गई है। और
यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी हम ये जो स्क्रीन हमने बनाया है ये मोनोक्रोम मॉनिटर स्क्रीन है, डिस्प्ले स्क्रीन है। ये मोनोक्रोम CRT है। एक CRT में क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से एलिमेंट हैं जो इसके से बना है CRT। तो आप सबसे पहले देखें, इसके अंदर हमने स्क्रीन फॉस्फर कोटिंग लगा रखा है सामने में। ये एक्चुअल में शीशा के पीछे में कोटिंग की जाती है, आगे में कोटिंग नहीं होती है। तो शीशा के पीछे में हमने कोटिंग कर रखा है फॉस्फर का। इसके बाद कैथोड है, ये देखिए C से हमने दिखाया है, ये है हमारा कैथोड, ये पॉइंट। कैथोड के बाद नीचे में देखिए हमने हीटर लगा रखा है, ये 2 कॉइल की तरह दिख भी रहा है हीटर। कंट्रोल ग्रिड है, ये कंट्रोल जो हमने लिखा है एक्चुअल में यही कंट्रोल ग्रिड है जो हीटर के जस्ट आगे है। उसके बाद एक्सीलरेटिंग ग्रिड, जिसको स्क्रीन ग्रिड भी बोला जाता है, तो ये है हमारा स्क्रीन ग्रिड। और इसके आगे में है हमारा फोकस ग्रिड, ये है हमारा फोकस। आप चाहें तो यहाँ पर हम S लिख देते हैं, यहाँ F लिख देते हैं, तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि ये स्क्रीन ग्रिड है, ये फोकस ग्रिड है। ये सिलेंडर नुमा होता है इसलिए हमने ऐसा दिखाया है। एक्चुअल में ये आपस में जुड़े रहते हैं, सिलेंडर नुमा होता है, बीच में होल होता है जिससे ये इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो कैथोड से जल के फॉस्फर स्क्रीन तक टकराता है। तो देखिए इनके काम करने का तरीका क्या है। ये कैथोड जो बनाया गया है, कैथोड निकल का सिलेंडर है। कैथोड भी अपने आप में एक सिलेंडर होता है और इस सिलेंडर में निकल की कोटिंग की जाती है। निकल के साथ सबसे बड़ी खूबी है कि जब इसको थोड़ा सा भी गर्म करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। आज के डेट में कोई नई बात नहीं है। आप सोलर प्लेट देख लें, सोलर प्लेट में क्या करते हैं हम, जो ही धूप की रोशनी पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो उसी तरह यहाँ पर हमने इस निकल के सिलेंडर को लगा रखा है। ये सिलेंडर एक्चुअल में इस तरह से इनको घेरे रहेगा और स्वाभाविक है कि ये जब हीट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पर मान लेते हैं हम 1000 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, तो उन 1000 इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले तो कंट्रोल करना पड़ेगा। इनको हम पूरे 1000 को इस फॉस्फर स्क्रीन पर नहीं भेजेंगे, 2 4 5 जाएंगे, 2 4 5 ही योद्धा यहाँ पर लड़ाई करेंगे, बाकी लोग यहीं रहेंगे। ये फ्री हो गए ये तो ठीक है, लेकिन इनको जाने का कोई रास्ता तो है नहीं। और यहाँ जो कंट्रोल ग्रिड है इस पर एक्चुअल में हम निगेटिव वोल्टेज दे देते हैं। तो आप सोचिए कि अगर निगेटिव प्लेट है ये और ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, निगेटिव होता है, तो निगेटिव के बीच रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, रिपेल करेगा एक दूसरे को। तो ये इनको यहाँ पर दबा के रखने का काम करेगा, ये इनको आगे बढ़ने नहीं देगा। और जब इसको दबा के रखने की बात होगी तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर हमने एक हाई वोल्टेज लगा रखा है, यहाँ पर नियर अबाउट मान लेते हैं 300 वोल्ट पॉजिटिव हमने दे रखा है। तो इसका भी फोर्स कुछ काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कि यहाँ पर अगर कुछ भी है तो उनको आगे खींच लिया जाए। मतलब 2 काम हम कर रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जनरेट तो कर दिए, उनको आगे बढ़ने से भी रोक रहे हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और ये कितने इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे ये डिपेंड करेगा हमारे निगेटिव वोल्टेज पर। जितना अधिक निगेटिव वोल्टेज करते जाएंगे इलेक्ट्रॉन रुकता चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन को कम करेंगे तो यहाँ से ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाएगा। मतलब इस वोल्टेज जो कंट्रोल ग्रिड हम बोल रहे हैं या कंट्रोल वोल्टेज, इस कंट्रोल वोल्टेज का काम ही यही है, आगे बढ़ने वाले इलेक्ट्रॉन 5 जाएंगे, 10 जाएंगे, 20 जाएंगे, ये डिसीजन हम कंट्रोल ग्रिड से लेते हैं। और ये एक्चुअल में हमारे स्क्रीन में और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, आप टेलीविज़न में देख लें, मॉनिटर में देख लें, इवन इफ अपने स्मार्टफोन में देख लें, तो जो ब्राइटनेस आप बढ़ाते हैं वो इसी कंट्रोल ग्रिड के वोल्टेज को हम थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं। तो जो ही वोल्टेज यहाँ बढ़ाएंगे तो ये वोल्टेज एक्चुअल में क्या है, ये निगेटिव में रहेगा तो बहुत कम ब्राइटनेस होगा। ज़्यादा बढ़ाने का मतलब इसको पॉजिटिव की ओर करेंगे, मतलब यहाँ का एक्चुअल वोल्टेज हम कम कर रहे हैं। और यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ कम वोल्टेज करेंगे, मतलब निगेटिव को कम करेंगे, पॉजिटिव बढ़ाने का मतलब क्या, निगेटिव, ये ऑलरेडी निगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज नहीं होगा, लेकिन
इसके रेस्पेक्ट में जो निगेटिव वोल्टेज है उसी को थोड़ा सा कम करेंगे तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, और ज्यों ही जो आगे यहाँ से निकल गए, अब इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड को हमको और तेज़ी से बढ़ाना है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर 300 वोल्ट लगा रखा है, तो यहाँ पर हम 1000 वोल्ट दे रहे हैं। ये जो फोकस ग्रिड है ये और तेज़ी से इधर खींचेगा, लेकिन इनके साथ ऐसा है कि ये इनको सप्रेस भी करता है दोनों तरफ से। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले, इनको सप्रेस करके एक बहुत पतले लाइन के रूप में ये आगे बढ़ पाएंगे। इनको हम सप्रेस करते इधर उधर फैलने नहीं देते, क्योंकि यहाँ से निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो इधर उधर जो जाएंगे उनको फिर से इधर से हम मोड़ेंगे और एक निश्चित सेंटर पॉइंट पर जा कर के इनको हम टकराएंगे। और सेंटर पॉइंट पर टकराने के लिए इस इलेक्ट्रॉन के पास इतना ताकत नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फाइनल एनोड लगाते हैं, और यहाँ पर वोल्टेज नियर अबाउट 12,000 वोल्ट, मतलब 12,000 वोल्ट। और कलर के केस में ये तो 25,000 वोल्ट तक होता है। आप सोच सकते हैं कि 25,000 वोल्ट जब यहाँ देते हैं तो ये वोल्टेज का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना अधिक होता है कि इसको बहुत तेज़ी से अपनी तरफ खींचेगा। ये तो इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव की ओर आकर्षित होगा, अट्रैक्ट होगा, और बहुत हाई वोल्टेज होगा तो और तेज़ी से टकराएगा। और यहाँ पर जितनी तेज़ी से वो टकराएगा, यहाँ पर स्क्रीन पर फॉस्फोरस की खूबी है कि फॉस्फोर कोटिंग से जब टकराएगा तो फॉस्फोर इलेक्ट्रॉन से टकराने से लाइट जनरेट होता है। तो यहाँ पर सफिशिएंट लाइट जनरेट होगा जहाँ पर ये टकराएगा, और यहीं पे इसी वोल्टेज से एक्चुअल में जैसे हम बोर्ड पर पेन से लिखते हैं, आप पूरे स्क्रीन पर इसी इलेक्ट्रॉन बीम जो है यह आपके लिए पेन होगा वीडियो डिस्प्ले के लिए, और पूरी स्क्रीन पर यहाँ से यहाँ लेफ़्ट टू राइट ये लिखने का काम करेगा। अब देखिए ये स्क्रीन पर सेंटर में भी टकरा रहा है, यहाँ पे टकरा रहा है। अब इस स्क्रीन को रिफ्लेक्ट करने के लिए यहाँ पर स्पेशल हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट डालते हैं। एक यहाँ पर कॉइल का सहारा लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं और इनको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करा देते हैं, तो ये यहाँ चला जाएगा। अगर थोड़ा सा इधर रिफ्लेक्ट करेंगे तो यहाँ तक चला जाएगा, और थोड़ा ढील देंगे तो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर थोड़ा सा करेंगे तो और कम होगा। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन बीम जो पेन की तरह है वो ऊपर नीचे मूव करेगा। अब मूवमेंट जो होगा इनका ज़रा सा देख लीजिए। इस सेंटर में पड़ने वाली स्क्रीन को सबसे पहले हम यहाँ लाएंगे। यहाँ लाने के लिए क्या करना होगा, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल ये इनका डिस्टेंस है, वर्टिकल ये डिफरेंस डिस्टेंस है। इन दोनों ही फोर्स को लगा करके इसको यहाँ पर खींचते हैं, और ये काम ये डिफ्लेक्शन कॉइल के द्वारा किया जाता है। डिफ्लेक्शन कॉइल में हम एक्स्ट्रा वोल्टेज देते हैं जो इस इलेक्ट्रॉन गन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के कारण डिफ्लेक्ट कराता है, ऊपर या नीचे की ओर मूव करेगा। और यहाँ से ये मूव करेंगे तो देखिए पिक्सल बाय पिक्सल ये हमारा पिक्सल है। तो यहाँ से लेफ़्ट टू राइट मूव किए, और ये जो लेफ़्ट टू राइट एक बार मूवमेंट हुआ इसको हम बोलते हैं लाइन। ठीक है। और जैसे हम बुक में लिखते हैं, नोटबुक में लिखते हैं, तो अब यहाँ से हमको लौटना होगा, तो फिर दूसरा लाइन यहाँ से बनेगा। तो ये जो लाइन जो हमारा बना, इसको टेक्निकल टर्म में हम बोलते हैं ट्रेस लाइन, TRACE, ट्रेस लाइन। और ये रिटर्न आ रहा है इसको बोलते हैं रीट्रेस। तो हम इस तरह से लाइन लेके गए, फिर वापस आए, फिर लाइन लेके गए, फिर वापस आए, फिर लाइन लेके गए, फिर वापस आए, फिर लाइन लेके गए, फिर वापस आए, और इस तरह से ये यहाँ से लेके नीचे तक 625 लाइन में डिवाइड किया जाता है।
ऊपर से नीचे तक 625 लाइन में इस पिक्चर इस पूरे असेंबली को एक नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉन गन असेंबली। यहाँ से यहाँ तक का ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन असेंबली। तो इलेक्ट्रॉन गन असेंबली इलेक्ट्रॉन बीम को यहाँ से लेकर के स्क्रीन तक फायर करने का काम करता है। जैसे गन शॉट कैसे करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन बीम को यहाँ शॉट करने का काम करेगा। उसके लिए हमारे पास ये तमाम कंट्रोल हैं, कैथोड है, हीटर है, स्क्रीन और फोकस ग्रिड है। फाइनली हमने फाइनल एनोड पर हाई वोल्टेज लगा रखा है जो अंदर के फास्फोरस से सटा हुआ है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू हम बम्बार्डिंग करेंगे तो वहाँ पे लाइट होगा। उस इलेक्ट्रॉन गन को फाइनली हम डिफ्लेक्शन कॉइल से ऊपर नीचे मूव करते हैं और इस तरह से पूरे स्क्रीन पर हम लाइन बनाने की कोशिश करते हैं। और ये लाइन 0 से लेके 1 से लेके 0 से तो लाइन नहीं बन सकता है। 625 लाइन में हम पूरे स्क्रीन को डिवाइड करते हैं। स्क्रीन का साइज बड़ा हो या छोटा हो, ये ध्यान में रखने वाली बात है। हमारे इस डिफ्लेक्शन में ये जो स्कैनिंग का फीचर है इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। यही रीज़न है कि स्क्रीन जितना छोटा होगा पिक्चर की क्वालिटी उतनी ही अधिक होती है। हम मोबाइल को बड़े आराम से घर देख के पढ़ सकते हैं, अब उतना ही नज़दीक से आप मॉनिटर को नहीं पढ़ सकते हैं। और अगर बड़ा स्क्रीन है तब तो और भी नहीं पढ़ सकते, तो उसको आप 5 फीट दूर से देखेंगे तब दिखेगा। लेकिन छोटा स्क्रीन है, छोटा मोबाइल है, तो आप बड़ा नज़दीक से देख पाते हैं। कारण इस लाइन में कोई अंतर नहीं होता है, हम सबके प्रोजेक्शन की जो टेक्नोलॉजी है वो सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। आप बड़े स्क्रीन पर देखें, छोटे स्क्रीन पर देखें, ये जो सिस्टम है हमारा लाइन क्रिएशन का, इसको जनरली हम लोग बोलते हैं रास्टर। तो ये रास्टर का जो डिज़ाइन है, जो व्यवस्था है, प्रोजेक्शन का जो टेक्निक है, इसके आधार पर हम पिक्चर यहाँ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। एक बात ध्यान में रखेंगे कि भले ही ये पूरा लाइन बाय लाइन जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बीम हमारा एक समय में एक ही पोजीशन पर स्ट्राइक करता है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है, पूरे स्क्रीन में एक साथ नहीं होता। ठीक उसी तरह जैसे अगर पंखा तेज़ी से चलता हो तो हमको उसका डायना नहीं गिन सकते हैं, हमको पता नहीं चलेगा, उसका डायना तो हर जगह दिखता है, लेकिन होता तो 3 ही है। ठीक उसी तरह यहाँ पर स्क्रीन हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन असेंबली एक ही है, और वो जब प्रोजेक्ट करता है तो इतनी तेज़ी से प्रोजेक्ट करता है कि इस तरह का ये 625 लाइन है, वो ओल्ड सिस्टम में हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि 25 फ्रेम पर सेकेंड है। मतलब ये 625 लाइन 25 बार एक सेकेंड में डिस्प्ले होगा। और हम लोग को जानते हैं हमारे रेटिना की रिटेंटिविटी है 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड तक अगर कोई इमेज हटा के वापस ला दिया जाए तो हमको पता भी नहीं चलेगा वो हटा है। और ये 1/25 की बात कर रहा है, ये पूरा फ्रेम 1/25 सेकेंड के अंदर बन जाता है। तो 1 सेकेंड में इस तरह के 25 फ्रेम डिज़ाइन कर दिए जाते हैं। तो अगर डिज़ाइन कर दिए जाते हैं तो हमको पूरा स्क्रीन एकदम कंटिन्यूटी में लगेगा, हमको पता ही नहीं चलेगा कि कब कहाँ स्क्रीन गया, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम स्कैन कर रहा है, कहाँ प्रोजेक्ट कर रहा है, कहाँ डिस्प्ले हो रहा है। डिस्प्ले पूरे स्क्रीन पर हमको दिखता है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन गन असेंबली से हम पूरे स्क्रीन पर इमेज क्रिएट करते हैं और लाइन के हिसाब से करते हैं। 25 फ्रेम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और इनका हॉरिजॉन्टल जो फ्रीक्वेंसी होता है वो सबसे पहले जो बनाया गया वो 625 लाइन की बात होती थी, 15,625। ये कैसे हुआ, हमने अभी आपको बताया 625 लाइन है और 1 सेकेंड में 25 लाइन क्रिएट करना है, तो आप देख लें कितना आता है।
फिर इसको जोड़ेंगे तो ये 15,625 लाइन आएगा। तो इसका फिक्स मैथमेटिक्स है कि अगर 625 लाइन हमको बनाना है और पर सेकेंड 25 फ्रेम बनाना है तो हमको 15,625 लाइन पर सेकेंड क्रिएट करना होगा, और यही हमारा हॉरिजेंटल फ्रीक्वेंसी होगा। तो हम अपने मॉनिटर पे डिस्प्ले स्क्रीन के फ्रीक्वेंसी 15,625 रखते हैं। मॉनिटर में इसको और भी बढ़ा दिया गया और स्मूथ कर दिया गया है, लेकिन एक स्टैंडर्ड आप मान के चलें कि इस तरह के 25 फ्रेम हमको पर सेकेंड जनरेट करने पड़ेंगे और तब जाके इमेज क्रिएट होगा। और ये इलेक्ट्रॉन गन असेंबली जो है वो मोनोक्रोम के लिए हमने बात की। अगर कलर की बात होगी तो यहाँ पर इस तरह से हमारे पास 3 गन असेंबली होंगी, एक रेड के लिए, एक ग्रीन के लिए और एक ब्लू के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि जितने भी कलर मॉनिटर वगैरह हैं, जितने भी कलर टेलीविज़न है, उसमें पिक्चर ट्यूब की कॉम्प्लेक्सिटी इतनी अधिक होती है कि उसमें 3 इलेक्ट्रॉन गन असेंबली होंगे और तीनों असेंबली को इस एक ही जगह से हम प्रोजेक्ट करते हैं। इस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे कि वो तीनों मूव करेंगे और तीनों अपने अपने लाइन पर ही रिफ्लेक्ट होंगे, दूसरे जगह से रिफ्लेक्शन नहीं होगा। मतलब रेड इलेक्ट्रॉन गन असेंबली रेड को स्ट्राइक करेगा, ग्रीन ग्रीन को स्ट्राइक करेगा और ब्लू ब्लू को स्ट्राइक करेगा। इस तरह से अगर हम डिज़ाइन करते हैं तो हमारे मॉनिटर में कलर डिस्प्ले होता है। कलर डिस्प्ले, कलर का लॉजिक अलग है, उस पर आगे डिस्कशन करेंगे। अभी एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश किए कि एक पिक्चर ट्यूब की डिज़ाइनिंग कैसी होगी, असेंबली कैसे होगी, कैसे हम इमेज क्रिएट करते हैं, ब्लैक एंड वाइट इमेज कैसे क्रिएट करेंगे, कलर इमेज कैसे क्रिएट करेंगे और कौन कौन से कंपोनेंट हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अगले वीडियो लेक्चर में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। साइंस ऑफ कलर की बात करेंगे, कलर डिस्प्ले की बात करेंगे, ताकि हम आसानी से, और फिर उसके बाद रास्टर वगैरह स्कैन की बातें हम करेंगे। आपको मॉनिटर की टेक्नोलॉजी स्पष्ट रूप से समझ में आने लगेगी कि आखिर हमारे मॉनिटर के अंदर ऐसा क्या व्यवस्था है कि हम अपने स्क्रीन को, वीडियो इमेज को डिस्प्ले कर पाते हैं, एनिमेशन फिल्म बना पाते हैं और इस तरह से रियल इमेज क्रिएट करके हमको स्क्रीन पर दिखलाई जा सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।